नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। भाऊ तोरसेकर जी का स्वागत कर लेते हैं, बाबा रामदास का स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। भाऊ, क्या कहें इसको, प्रचंड जीत हम कई बार कह चुके और मुझे लगता है कि मई 2014 से भारतीय जनता पार्टी का जो अश्वमेध शुरू हुआ था उसको कोई थाम नहीं पा रहा है। आपने पुस्तक भी लिखी थी इस पर। हाँ। और तमाम तरह के गठबंधन बनते हैं। इस बार तो हद हो गई कि पुणे को और पिपरी चिंचवड़ को बचाने के लिए चाचा भतीजे भी साथ आ गए। इधर मुंबई का किला बचाने के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आ गए। 20 साल बाद मिलन हुआ, लेकिन ये दोनों मिलन जो हैं ये भी पूरी तरह नाकाम रहे। कैसे इसको एनालाइज करेंगे भाऊ? देखो, मैं एक मानता हूं कि राजनीति सालों में गिनी जाती है, ना कि महीनों में और हफ्तों में और दिनों में। ये अभी आज के दिन ये चौ 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 सब चलेगा मीडिया में, 2 दिन के बाद भूल जाएंगे। फिर से मोदी को गाली, बीजेपी की कैसे गलती है वो बताते रहेंगे, लेकिन अपने को सुधारना नहीं शुरू करेंगे। बात वो है, सामने वाला जो करना है करे, आप अपनी स्थितियां सुधारने की कोशिश करो। और बीजेपी वही करते आई। 2017 में 82 पर थी, आज अगर 90, 95, 100 या उसके ऊपर जा रही है, तो वो अपना अपना जो स्टेटस था वो सुधर के गई। ये उसको बस गाली देते बैठ गए। सपने में भी मत सोचो, जागे रह के पर मत सोचो। अरे तुम कम से कम सोचो तो तुम्हारी हालत क्या है। और ये जो 2024 के बाद की बात है, तो ये सबसे बड़ी है कि शरद पवार की राजनीति खत्म हो गई महाराष्ट्र से। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये कॉरपोरेशन के अभी जिला परिषद, तालुका पंचायत क्या और है, तो देखना है तो वो राजनीति देखो, जाकर कोई नूडल खाना या वड़ा पाव खाना या चाट खाना और पेट भर खाना, इसमें फर्क होता है। ये आजकल का पूरा जो एनालिसिस चलता है, वो खाना खाते ही नहीं, बस चाट खाते हैं। अंडा पाव खाएंगे या वड़ा पाव खाएंगे, या ये जो चलता है। जर्नलिज्म भी कितना बिगड़ गया देखो। कल कहीं उंगली पर सियाही निकल रही है, उस पर पूरा निकल लिया, और आज किसको याद नहीं आ रहा है कि उंगली को लगाई हुई सियाही गायब हो रही है। तो इससे कुछ निकलता नहीं। इसलिए जो नतीजे सामने आए उसको तरीके से देखना पड़ेगा। एक बात माननी पड़ेगी, मैंने शायद दिसंबर के आरंभ में 1.5 महीने पहले एक वीडियो किया था। मैंने उद्धव ठाकरे का स्वागत किया था कि तुम सही राह पर चल पड़े हो, बैक टू रूट्स, ऐसा मुझे अंग्रेजी में उसका हेडिंग दिया था, बैक टू रूट्स। उद्धव ठाकरे सही राह पर चल पड़े हैं। वो अपना मुंबई का किला बचाना चाहते हैं, वो उनकी पार्टी के लिए अच्छी बात है, ये मैंने कहा था। वो राज के पीछे पड़ गए क्या, ये उस पर मैं नहीं गया। और आज अगर 60, 65 वगैरह कुछ उनके 70 आते हैं तो उनकी सराहना करनी चाहिए। उन्होंने किला बचा लिया है। बीच में कांग्रेस मर गई है, ये 2 जायंट्स के बीच में कांग्रेस मर गई है। तो इसलिए देखना है तो वो देखना पड़ता है कि बीजेपी इतनी क्यों बढ़ी है। तो बीजेपी हर दिन, हर घंटे या हर महीने अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में रहती है, ना कि आपकी ताकत कम करने में लगी है। बहुत सारे लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं, आपको उनकी परवाह नहीं है। ऐसे पार्टियां नहीं चलाई जाती, और इसके ही परिणाम सामने आए। कोई बड़ी बात नहीं। आपको याद होगा कि मैंने 29 कॉरपोरेशन जो है उनमें मालेगांव, भिवंडी, कोल्हापुर, अकोला और विरार वसई की बात की थी। तो विरार वसई हितेंद्र ठाकुर अकेले हाथ में लेकर गया है। अकोला वगैरह मैंने आंकड़े देखे नहीं है। तो ये 5 जो कॉरपोरेशन थे वो छोड़कर, मैं मानता था
कि बीजेपी आसानी से 20 कॉरपोरेशन जीत लेगी, इंक्लूडिंग मुंबई। और उन्होंने समझकर तय किया कि भाई ठाणे में एकनाथ को उसका गढ़ है, उसको बचाना चाहिए, हमको मुंबई जीतना है, कल्याण डोंबिवली भागीदारी करेंगे वगैरह वगैरह। तो तरीके से हुआ है, बिल्कुल जो होने वाला था वो मैंने बोला था। और आज ही मैंने मेरा 1.5 महीने पहले का एक मराठी वीडियो कुछ बनाया नहीं था, तो वो रिपीट डाल दिया कि मुंबई का महापौर मराठी ही होगा, लेकिन ठाकरे ब्रांड का नहीं होगा। वो मैंने सुबह रिपीट डाल दिया कि ये मैंने भविष्यवाणी की थी, और ये सामने आ रहे निकाल, वो नतीजे देखकर वही लगता है। तो बात ये है कि इसमें जिस ढंग से पिछले 10 साल से 14 में मुख्यमंत्री बनने के बाद और महाराष्ट्र का पहली बार नेता बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने जिस ढंग की राजनीति की है, कोई भी महत्वाकांक्षी एम्बिशियस पॉलिटिशियन है, उसको ऊपर 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 जाना है, तो उसके लिए देवेंद्र फडणवीस एक केस स्टडी है। जैसा 10-15 साल पहले नरेंद्र मोदी केस स्टडी था, वैसे आज की तारीख में देवेंद्र फडणवीस एक केस स्टडी में मानता हूं। और इसका ये नया सर्टिफिकेट आया है, जो आज जो चुनाव है, तो कौन है, पूना में कौन है, या धुलिया में कौन है, या जलगांव में कौन है, जो सारे कॉरपोरेशन में जीत रहे हैं, उसका चेहरा तो एक ही है, बस देवेंद्र फडणवीस। तो इसलिए मैंने आपको शुरू में मजाक मजाक में बोल दिया था, वो देवेंद्र तो धुरंधर है। और उसमें जो गाना चल रहा है, बहुत वायरल हुआ है, आंधी बन के आया हूं, ये शब्द है उसके। तो महाराष्ट्र में देवेंद्र आंधी बनकर आया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाऊ। बहुत ही आसान शब्दों में एक विश्लेषण भाऊ की तरफ से आया है, और इसीलिए भाऊ को इतना पसंद भी किया जाता है। बाबा जी, भाऊ ने कहा है कि ये जो धुरंधर है, ये आंधी बन करके आया है और छा गया है। 29 में से 23 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के, उनके सहयोगियों के मेयर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस केवल लातूर और चंद्रपुर तक सिमट करके रह गई है, और थोड़ा सा सांस इनको आया है उद्धव को कांग्रेस का साथ छोड़ने के बाद। लेकिन अभी जरा इसकी भी पैमाइश करनी बाकी है, समीक्षा करनी बाकी है कि किस कीमत पर इनकी 65-70 सीटें आ रही हैं। जो बाला साहब ठाकरे की मूल विचारधारा थी, क्या उस पर चलते हुए आई है, या कांग्रेस का वोट बैंक इन्होंने खा लिया है, निगल लिया है, इसलिए आई है। दोनों को, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को साथ आने के लिए मजबूर होना पड़ा। चाचा भतीजे को वहां पर पिंपरी चिंचवड़ और पुणे में साथ आने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, संजय राउत ने अभी प्रेस ली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और वही बहानेबाजी, हजारों नाम गायब थे, कई जगह ईवीएम मशीनें गायब हो गई, मुंबई कमिश्नर की बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक हुई है, ये कौन सी डेमोक्रेसी है, और जब तक वोटिंग पूरी भी नहीं हुई थी, एग्जिट पोल चलाने शुरू कर दिए, जश्न मनाना शुरू कर दिया। हम तो फाइनल टैली का इंतजार कर रहे थे, सुबह तक भी जारी नहीं की कितना वोट परसेंटेज हुआ है। ये क्या सुधरने का नाम नहीं ले रहे? इनको उंगली से गायब होती हुई स्याही तो दिखाई दे रही है, शिवसेना गायब हो गई है, ये दिखाई नहीं दे रही है। सर, विकल्प नहीं बचा है। और आज शिवसेना की जो दुर्गति दुर्दशा हुई है, जो वो अधोगतिक रूप प्राप्त हुआ है, उसमें इनका मंथरा का जो रोल था, इसको स्वीकार तो ये कर नहीं सकते। और इनके पास ये वोट चोरी वाले नैरेटिव के अलावा और बताने के लिए बचा क्या है। पर मैं आपका पर्सनल बताऊं सर, मेरा आकलन जो है ना, मेरे आकलन के हिसाब से उद्धव ठाकरे शिवसेना, ये उभाठा को
25 सीट फालतू मिली है। मैं 40 के आसपास का आकलन कर रहा था, और मुझे लगता है कि सर कांग्रेस ने फिर वही गलती की कि इनको साथ लेके मुसलमानों को इनके घर का रास्ता दिखा दिया। और मुझे लगता है कि ये जो इन्होंने मुसलमानों के सामने घुटने टेक के माफी मांगी थी ना, कि मेरे को माफ कर दो, मेरे अब्बू से गलती हो गई, उस माफी का कुछ फर्क पड़ा। और या मुसलमानों ने टेक्निकल वोटिंग की, या मुसलमानों ने देखा कि भैया भाजपा को हराने के लिए यही सबसे सेफ बेट है, तो मुसलमान हमेशा टेक्निकल वोटिंग करता है, और इन्होंने माफी मांग के रास्ता क्लियर कर दिया था, तो इनको उस हिसाब से 25 से 30 सीटें फालतू आई हैं, मेरा ये मानना है। पिंपरी चिंचवड़ में 1 हफ्ता पूरा बिता के आया हूं। अभी परसों संजय दीक्षित जी के कार्यक्रम पे ही बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा वो गढ़ था। मैंने कहा सर वो था, आज नहीं है, 8 साल पहले कभी गढ़ रहा होगा। आज तो मेरा 1 हफ्ते का पूरा पिंपरी चिंचवड़ में ही पूरा 7 दिन बिताए मैंने। परसों ही मैं वापस आया हूं, और मैंने ये देखा सर कि पिंपरी चिंचवड़ भी, ये किला भी ढह रहा है। आज की तारीख में अगर सच पूछ लिया जाए तो शरद पवार के पास अपनी टोपी रखने के लिए पूरे महाराष्ट्र में जगह नहीं बची है। अच्छा, और एक सबसे आश्चर्यजनक रिजल्ट जो इससे मैंने देखा कि ओवैसी को जिस तरीके से मुसलमानों ने डिच किया, स्पेशली जब मैं, याद होगा आपको कि जब मैं पिछली बार महाराष्ट्र गया था तो हम मालेगांव, पूरा 1 दिन पूरा हमने मालेगांव में बिताया था, तो वहां पे एक नई पार्टी खड़ी हुई थी, उसका पूरा नाम जो है पता नहीं क्या है, पर उसका शॉर्ट फॉर्म में इस्लाम उसका नाम है, ISLAM। उसके अभी लास्ट रिपोर्ट जब मैंने देखी तो 14 कैंडिडेट आगे चल रहे थे, एमएम के सिर्फ 2 थे मालेगांव में। अच्छा, मालेगांव जो है वो 2 भागों में, एक हिंदू बहुल है, एक मुस्लिम बहुल है। तो जो हिंदू बहुल है वो शुरू से शिवसेना का गढ़ रहा, तो वहां पे एकनाथ शिंदे का वो, तो मालेगांव में ओवरऑल शायद एकनाथ शिंदे ही लीड कर रहे हैं, शिवसेना लीड कर रहे हैं। पर जिस तरीके से मुसलमानों ने एमएम को डिच किया, कांग्रेस को डिच किया, उससे मुसलमानों का जो वो चरित्र है ना कि भैया वो उनके लिए कोई सगा नहीं है, वो तो हर चुनाव से 1 दिन पहले ही डिसाइड करेंगे कि किसको वोट देना है। पर इस रिजल्ट को मैं अभी भी पूरा रिफ्लेक्शन नहीं मानूंगा, क्योंकि ये उद्धव को जो भी सीटें आई हैं ये मुस्लिम वोट का कमाल है। इसमें से मुस्लिम वोट माइनस करके देखें तो सवाल मेरा है कि मेरे को एक ही जिज्ञासा रहती है कि जो कोर वोट था, हिंदू वोटर, कट्टर हिंदू सनातनी वोट, वो कितना उद्धव के पास बचा है। सर जो सबसे बड़ी थाती थी ना, जो उनकी सब जीवन भर की कमाई, तो वो वोट थी ना सर, वो जा चुका है। अब तो आप ये तो उधार का सिंदूर लगा के घूम रहे हैं, कांग्रेस की वजह से मुस्लिम वोट इस बार मिल गया है, अगली बार नहीं मिलेगा। मुसलमान तो किसी का सगा हो ही नहीं सकता। तो इस चुनाव में संजीवनी मिल गई है, अगले चुनाव की कोई गारंटी नहीं है। मेरा तो ये ही कंक्लूजन है सर जी। भाव से समझने की कोशिश करते हैं। भाव, अब उद्धव सेना का क्या होने जा रहा है, शरद पवार का क्या होने जा रहा है, और कांग्रेस की जो स्थिति बन गई है, थोड़ा तीनों पर ही जरा बताइए, क्योंकि चाचा भतीजे साथ आए तो भी गाड़ी चल नहीं पाई। और ठीक है, राज ठाकरे साथ आए तो आप ही के शब्दों में कहूं तो कुछ बचाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन जो इन्होंने एक जातिवाद फैलाने की कोशिश की थी, अलग तरीके से भाषावाद फैलाने की कोशिश की थी, रसमलाई की बात की थी, और पुंगी की बात की थी, लुंगी की बात की थी, वो चीजें तो नहीं चल पाई, लोगों के गले से नहीं उतर पाई। भाव, तो वो तो उनको भी मालूम था नहीं चलेगी। देखो, जब आप डिफेंस में रहते हो ना, तो आप क्या चलेगा इस पर नहीं सोचते, आप खुद को बचाना चाहते हो। तो उनको भी मालूम था, उनको भी मालूम था। और बाबा जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि मुस्लिम वोट जो होता है ना, वो इस ढंग से जाता है कि बीजेपी को कौन हराएगा,
क्योंकि बीजेपी का मतलब ही हिंदुत्व बन गया, तो वो उस तरीके से जाता है। अब उन्होंने सही कहा, तो मुझे लगता है कि 10 साल पहले वहां एमआईएम भी नहीं थी, मुल्ला पार्टी नाम का कोई था अलग, मौलानाओं ने एक पार्टी बनाई थी। इसके पहले मुझे लगता है 2017 के चुनाव में उन्होंने भिवंडी वगैरह जीत लिया था, तो उनका कोई अपना नहीं होता। वो उस समय बीजेपी को हराना, हिंदुत्व को हराना, ये उनका टारगेट होता है और उस तरफ वो मुड़ जाते। तो इस तरीके से अगर कांग्रेस के पीछे जाकर बीजेपी जीत जाएगी तो हमको उनको हराना है, ये टारगेट होता है। और इसलिए बात साफ है, उन्होंने तय किया कि भैया हम उद्धव के साथ जाएंगे क्योंकि यहां हमको इनको हराना है। अब देखो, मुंबई बीजेपी का प्रवक्ता है, वो अबू आजमी के विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आया है। वो आसपास में बहुत सारी मुस्लिम बहुल एरिया है, फिर भी जीत कर आ गया, क्योंकि उसका काउंटर पोलराइजेशन होता है ना। तो इसलिए वो समझते हैं कि हमको यहां किसको हराना है। ये मीडिया वाले या और कोई विचारधारा की बात करते, उससे मुस्लिमों को कहीं सरोकार नहीं होता। वो अपने तरीके से सोचते हैं कि हमको बीजेपी को हराना है, ये बेस है, उस आधार पर उनकी वोटिंग की बिल्डिंग बनती है। अब दूसरी बात रही शरद पवार की। शरद पवार की उम्र हो गई है, 10 साल से वो जो उंगलियां कर रहे हैं उनको वो रोकना चाहिए था। जो 2019 में उन्होंने किया, 2.5 दिन की सरकार बनाई, अजीत को वहां भेजा, आखिर मोमेंट में बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं उनके साथ मुझे जाना नहीं है, वगैरह वगैरह जो कुछ किया है, उसकी बड़ी भारी कीमत उनको चुकानी पड़ी। और मुझे याद है, मैंने उस वक्त वीडियो भी बनाया था कि इन्होंने गलत बिल में हाथ डाला है। जहां कोबरा बैठा रहता है, आप उसी बिल में हाथ डालोगे तो उसकी बड़ी कीमत होती है, और शरद पवार वही कीमत तो चुका रहे। उन्होंने अपनी पार्टी खत्म कर दी, उद्धव का सत्यानाश कर दिया, और बेटी को तो संवार नहीं पा रहे। ये बात है। अजीत दादा की बात करो तो अजीत दादा के क्या है, अजीत दादा चाचा के बैंक अकाउंट पर चलता है, उनका जो काम है उसके आधार पर चलने वाला टेबल लीडर है, ना कि ग्राउंड लेवल का लीडर है। लेकिन हाथ में सत्ता नहीं होगी तो अजीत दादा पॉलिटिक्स नहीं कर पाते। और उद्धव की बात जो है, उनका दिमाग थोड़ा ठिकाने आ गए कि भाई मुख्यमंत्री बनने, आप बोलते हैं ना, जो चौबे निकले बनने छब्बे और लौट कर आए बनकर दुब्बे। तो जिनकी हमेशा की आकांक्षा रहती थी कि मुंबई में मेयर तो हमारा रहेगा, इस वक्त वो भी चला गया। तो आपके पास अगर उतनी क्षमता नहीं है और आप कारण से भी ज्यादा महत्वाकांक्षा रखते हो, तो आपका नुकसान तय है, दूसरे किसी ने नुकसान करने की जरूरत नहीं। आप पूरा 2 महीने का अंतराल देखिए, तो देवेंद्र फडणवीस ने एक बार भी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, और ये हर दिन गालियां देते थे। जे हमारे मुंबई का जो बीजेपी का अध्यक्ष है, जिसका नाम अमित साटम है, किसी ने पूछा, साटम ने ये कुछ कहा, इन्होंने बोला क्या क्या बोले आप, चाटम चाटम। इनको मालूम नहीं साटम। इनके कारपोरेटर थे, 3 कारपोरेटर मुझे याद है जिनका नाम साटम था, उसमें से एक नंदू साटम मुंबई का मेयर तक बना है, और ये बोलते क्या बोले आप, चाटम चाटम। यानी अच्छी भाषा भी नहीं बोलनी है। तो इससे आप अच्छे खासे लोग जो होते हैं उनको दूर ढकेल देते हो। तो उद्धव अपना ही नुकसान करने पर तुले हुए, उनका नुकसान और किसी ने करने की जरूरत नहीं है। और अगर उनका गला खराब है या उनको बोलने को टाइम नहीं है, तो वो उन्होंने आउटसोर्स किया संजय राउत के लिए। जाओ रोज कोई गधे जैसी बात करो ताकि मीडिया में झलकता रहे। और दूसरी बात है, ये भी जो कुछ मीडिया ने, मराठी मीडिया ने माहौल बनाया, उसका फायदा उद्धव को मिला। असलियत में ये चुनाव मुंबई में उद्धव के लिए मराठी मीडिया लड़ रहा था। मैंने 2 संपादकों को कांग्रेचुलेशन भेज भी दिया है कि तुमने उद्धव का किला बचा लिया है। उद्धव भी नहीं लड़ रहा था, इतने ही ये लोग लड़ रहे थे। तो बात यह है कि इन्होंने खुद का नुकसान कर लिया है। और एकनाथ फिर भी
अगर मुंबई में समझो 30 वगैरह लाता है तो भी बहुत है, क्योंकि हमेशा अरे एमएलए तो निकल गए लेकिन केडर तो इसके पास है, शाखा तो इसके पास है। एक बात होती है, शाखा जो है उसका इम्पैक्ट जो 30-40 साल से है मुंबई के लाइफ में है, और मराठी लोग भी है, वो शाखा में जाते थे, बड़ी संख्या में जाते थे। यानी मैं आपको एक बात बता दूं, एक 4 साल पहले मुझे एक लड़का यानी 30-35 साल का है, वो मिला था। वो बोला आपने बिल्कुल सही कहा, जब मैं 10वीं की बोर्ड की परीक्षा देकर पहली बार अकेला नासिक से मुंबई आ रहा था तो मेरे पिताजी ने बोला था देखो कहीं गुम हो गया तो पुलिस थाने चले जाना, वहां मदद मिलेगी, और नजदीक पुलिस थाना नहीं है तो शिवसेना की शाखा में चले जाना। तो ये शिवसेना की शाखा मुंबई के जनजीवन का एक अभिन्न अंग था। उद्धव के समय में उसको डीएक्टिवेट किया गया, लेकिन जो कुछ बचे अपनी जगह काम कर रहे, उसका परिणाम हम देख रहे ना कि राज ठाकरे साथ आने से। उल्टा राज ठाकरे साथ आने से हाँ उनका रिवाइवल हो गया, उसका एक भी कारपोरेटर नहीं था, अगर 10-12 बनते तो भी बहुत हो गया। लेकिन उन्होंने भी, और ये जो बाकी है मीडिया वगैरह मिलकर उद्धव का किला बचाया। और इसमें और एक, ये लोग माने ना माने, देखते देखते इनके सामने 10 साल में महाराष्ट्र का एक नया ब्रांड खड़ा हो गया, दूसरा ब्रांड बन रहा है। एक का नाम है देवेंद्र फडणवीस और दूसरे का नाम है एकनाथ शिंदे। ये दोनों आगे चलकर ब्रांड उभरेंगे, शायद एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। और यही तो अमित शाह या बोलो आरएसएस या बीजेपी, इनकी रणनीति है। अपोजिशन में कोई लिबरल सेक्युलर नहीं चाहिए। हम भी चुनाव हारे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमको अपोजिशन में बिठाने वाला हिंदुत्ववादी सत्ता में बैठना चाहिए। ये बेसिक आइडिया है अगले 30-40 साल की राजनीति के लिए। अमित शाह, मोदी या आरएसएस ने बनाई हुई जो रणनीति है वो क्लियर है, क्योंकि उनको भी मालूम है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बाप की प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन बाप तो एक ही होता है। जैसा अपोजिशन और सत्ता के लिए बाप एक होना चाहिए, जिस बाप का नाम हिंदुत्व है। तो उस लाइन पर निकल नतीजे आ गए, साफ आ गए कि तीसरे के लिए जगह नहीं। आगे चलकर अगर एकनाथ ब्रांड बन जाता है तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। बीजेपी का ठेका आरएसएस ने नहीं लिया है, आरएसएस ने हिंदुत्व का ठेका लिया है। तो ये बात तो होने वाली है। और इसलिए मैं देख रहा हूं कि देवेंद्र छा गया है महाराष्ट्र में और शरद पवार का जमाना खत्म हो गया। ये अगर मराठी मीडिया जल्दी सीख ले तो वो भी बच जाएंगे, नहीं तो मराठी मीडिया का भी सुपड़ा साफ होने जा रहा है। बहुत अहम टिप्पणी भाव की हैं, और ये पूरा गूढ़ अर्थ आप समझ सकते हैं आसान शब्दों में। बाबा जी ये बताइए, 2019 में जो घटना हुई थी, महाराष्ट्र की जनता ने तो जनादेश दिया था ना देवेंद्र फडणवीस के निरंतरता में दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। लेकिन ना तो शरद पवार पचा पा रहे थे, कांग्रेस तो चलो फिर भी चुप थी, और ना ही उद्धव ठाकरे और उनके सलाहकार। इसलिए उन्होंने देवेंद्र फडणवीस का रास्ता रोकने के लिए 2 ऐसे दलों के साथ गठबंधन करके मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, जो हमेशा बाला साहब ठाकरे के जो सिद्धांत थे उनके विपरीत अपनी राजनीति करते रहे थे। और दोनों को, एक को 44 सीट मिली थी, एक को 54 मिली थी, यानी उनको रिजेक्ट किया था महाराष्ट्र की जनता ने कि आप विपक्ष में बैठिए। तो फडणवीस को रोकने के लिए, उनका रास्ता रोकने के लिए, और बाद में जब सरकार में थे देवेंद्र फडणवीस को फंसा करके जेल भेजने के लिए इन्होंने सारे घोड़े दौड़ाए थे। लेकिन ये वाकई धुरंधर निकले, जो बाहू ने शब्द दिया है कि उन पचड़ों से भी निकले, इनको इनकी जगह भी दिखाई, शिवसेना भी टूटी, एनसीपी भी टूटी। और जो कुछ हुआ है 2024 और 2019 के बीच में, 2024 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने उस पर मोहर लगा दी और
उद्धव ठाकरे की शिवसेना को और एनसीपी को उनकी जगह दिखा दी। तो इस समय जो संकट खड़ा हुआ है, भाऊ कह रहे हैं कि कुछ हद तक बचाया है अपना किला, वो कैसे भी बचाया हो, कोई से भी वोट बैंक से बचाया हो, लेकिन एक बड़ा जो पैर रखने के लिए और प्राण वायु अर्जित करने के लिए इनके पास बची खुची एक स्रोत था, वो तो गया। बीएमसी तो गई, जिसका करीब करीब 75,000 करोड़ का बजट है। उसमें बैठ करके ये आराम से पार्टी भी चला रहे थे, घर भी चला रहे थे और बना भी रहे थे। तो वो हाथ से निकलना कितना बड़ा आघात है इनके लिए। सर, मैं पहली बात तो मैं ये मानता हूं कि महाराष्ट्र की जनता ने हिंदुत्व सनातनी फोर्सेस को जनादेश दिया था कि हम चाहते हैं कि ये हिंदुत्ववादी फोर्सेस महाराष्ट्र को रन कर रहे। सबसे बड़ा धोखा तो उद्धव ठाकरे ने वो दिया था। और अभी भी मैं कहता हूं ये रिवाइवल जो आज आप हम का अगर कह रहे हैं कि थोड़ा सा गढ़ बचाने में अगर 70 सीट आ जाती है, 65 सीट से ऊपर कुछ भी आ जाता है, तो ये अगर हम ये माने, पर नहीं सर, मैं मानता हूं कि एक बार फिर से आपने अपने कोर वोट की छाती पे चढ़ के ही ये 65 सीट ली है, क्योंकि मुसलमानों से माफी मांगना। और सर इसको देखिए, लगातार गहरे गड्ढे में गिरते जा रहे हैं उद्धव ठाकरे। इन 65 सीटों को भी मैं पतन ही मानूंगा, क्योंकि ये मुसलमानों के आगे माफी मांग के, पहले तो सर सिर्फ कलमा पड़ा था, अब खतना भी करा लिया। पिछले चुनाव में इन्होंने कलमा पड़ा था, इस बार खतना कराया है। तो सर ये, और भाऊ की एक बात, मतलब मैं वाकई मुझे लगा कि मैं जो कहता था उसको भाऊ जैसा सीनियर आदमी एंडोर्स कर दे। मैंने कहा था एक समय आएगा जब भारत का पक्ष और विपक्ष दोनों भाजपाई होंगे, दोनों हिंदुत्ववादी होंगे। एक नरम दल होगा, एक गरम दल होगा। नरम दल जाएगा तो गरम दल आएगा, गरम दल जाएगा, ये निश्चित रूप से। और इसमें कांग्रेस, शरद पवार जैसी पार्टियां और भाऊ जैसी पार्टी, अपना ये उद्धव ठाकरे जैसी पार्टियां धीरे धीरे आने वाले समय में खत्म हो जाएंगी। एक ही ताकत बचेगी, वो होगी सनातनी। उसमें नरम दल गरम दल करके चलता रहेगा। और सर उस दिशा में मुझे लगता है कि महाराष्ट्र ने दिशा दिखा दी है। आप देख लीजिएगा कि ये महाराष्ट्र का मॉडल ही पूरे देश में लागू होने जा रहा है। जी, भाऊ से एक आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं, भाऊ को जाना भी है। जी भाऊ, इसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है? क्योंकि 2026 की चुनौतियां हैं। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को झटका लगा था और शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को 30 सीटें मिल गई थी। एक वो सांगली वाली, बाद में जो निर्दलीय जीते थे, बसंत दादा पाटिल के पोते, वो जुड़ गए थे। 31 सीटें इनके खाते में चली गई थी। लेकिन उसके बाद चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकल बॉडीज के चुनाव हो और अब नगर निगम के चुनाव हो, तो महाराष्ट्र ने एक दिशा तय कर दी है और वापसी कराई है। तो 2026 की जो अभी चुनौतियां हैं, क्या उन पर कोई इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इसका? और साथ में ये भी कि हरियाणा भी जीता, महाराष्ट्र भी जीता, दिल्ली भी जीती, बिहार भी जीता और अब ये नगर निगम के चुनाव जीते हैं। तो क्या इसके इम्पैक्ट हम 2026 के जो अभी चुनाव आने वाले हैं, बंगाल है, असम है, केरल है, तमिलनाडु है, कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा? एक माहौल बना है क्या? देखो, एक बात हमको समझना जरूरी है, कितना भी स्कॉलर बच्चा हो उसको स्टडी तो करना पड़ता है और परीक्षा केंद्र में जाकर अपना जो आंसर बुक है उसको लिखना पड़ता है। अगर आप उसमें लिथार्जिक रहेंगे, आलसी रहेंगे, तो आप स्कॉलर हो इसलिए कोई बोर्ड आपको नंबर देने वाला नहीं है। 2024 में बीजेपी हारी नहीं थी, बीजेपी ने लिथार्जिक रहने का फायदा उनको मिला था।
तो जब वो झटका मिला तो अगली हर परीक्षा में बीजेपी डटकर खड़ी रहती है, स्टडी करती है, 6-6 महीने स्टडी में लगी रहते हैं, उसका फायदा उसको मिल रहा है, बड़ी कोई बात नहीं है। क्योंकि आज के पॉलिटिक्स में बीजेपी स्कॉलर बच्चा है, स्कॉलर बच्चा है, तो फर्क वहां पड़ता है। मैं ये नहीं मानता। देखो 20 साल से लगे रहे तो त्रिवेंद्रम जीत लिया, कर्नाटक में बैलेट पेपर से चुनाव हो गया, गोवा में बैलेट पेपर से चुनाव हो गया, और कहीं मुझे लगता है तेलंगाना में, वहां बैलेट पेपर पर भी जीत गए ना। उनका हर पर एजेंडा जो है वो परास्त करते जा रहे, क्योंकि वो मेहनत करना जानते। हाँ, एक बार आलसी हो गए तो उसकी कीमत चुकाई है उन्होंने 240 पर आकर। तो आगे चलकर मैं मानता हूं कि देश की हर कोने कोने में ये संदेशा पहुंचा है कि ये देश पुरातन नहीं है, ये देश पुरातन के साथ सनातन भी है। तो हम पुरातन बस हो गया। अभी हम पुरातन है, लेकिन पुरातन मतलब ही सनातन है। ये दुनिया को दिखाने का टाइम आ गया। ये छोटे छोटे गांव तक बात पहुंच जाती है और वहां से निकलकर वो वोट बनकर आती है। तो वो हम उसका एक आविष्कार देख रहे हैं। हाँ, हम लोग या बाकी सारे एनालिस्ट है वो शायद समझ नहीं पा रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो है ही नहीं, है। कोई भी बात मैं हमेशा बोलता हूं कि पत्थर में मूर्ति होती है, अगर आप बाकी का पत्थर निकाल दो तो मूर्ति सामने आती है। वो देखने के लिए आपको शिल्पकार होना पड़ेगा, एनालिस्ट को शिल्पकार होना पड़ता है, तब आप सही एनालिसिस करते हो। और इसीलिए मैं मान रहा हूं कि इसका इम्पैक्ट तो होगा नहीं, यही एक इम्पैक्ट है। ये जो हम देख रहे हैं, त्रिवेंद्रम का इम्पैक्ट मुंबई में नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है, बिहार का इम्पैक्ट हुआ है, तो होते जाता है। हाँ, हमको विश्वास रखना चाहिए। जो पत्थर से मूर्ति निकालता है उसको विश्वास होता है कि इस पत्थर में मूर्ति है। जिसकी जरूरत नहीं वो पत्थर हटा दूंगा तो मूर्ति सामने, सबके सामने आ जाएगी। उस पर उसकी कला पर विश्वास होता है। और अगर हम उसको शिल्पकार मानते हैं तो हमको उसे टाइम देना पड़ेगा। मूर्ति बनाने के लिए टाइम देना पड़ता है ना। छिन्नी हथौड़ा हाथ में लिया नहीं और टोका एक बार नहीं तो अरे कहाँ है मूर्ति, ये पूछने वाले जो है, भले बीजेपी वाले हो, बीजेपी के समर्थक हो, वो भी मुझे अच्छे नहीं लगते। इसलिए कि अरे जो मूर्ति बना रहा है उसको टाइम तो दे दो। हर चीज पर ये चिन्नी यहां क्यों मारी, यहां हथौड़ा क्यों मारा, ये आप पूछते बैठोगे तो उसको हथौड़ा और छिन्नी चलाने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो बस वो काम करो। ये हमारा देश पुरातन है, ये अब दुनिया को बताना चाहता है भारत कि हम सनातन है, पुरातन ही नहीं, पुरातन और सनातन है। तो बस इससे ज्यादा क्या बोलूंगा। भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बाबा रामदास जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।